नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा बेंजोडाइज़ेपिन्स दवाइयाँ जो हैं उनके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। लंबे समय तक अगर आप बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं जो कि आपकी कंडीशन, आपके मेंटल और फिज़िकल स्टेट को बहुत ख़राब कर सकते हैं। इस बारे में इस वीडियो में आपसे मैं बात करूंगा और कुछ ऐसे सिम्टम कैटेगरीज आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे आम तौर पर पाए जाने वाले सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा जो कि उन लोगों में पाए जाते हैं जो कि लंबे समय से बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं। बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ एंग्जाइटी और इंसोम्निया को ट्रीट करने में बहुत कॉमनली यूज़ की जाती हैं। ये दवाइयाँ मसल टेंशन में, सीजर्स मतलब दिमाग के जो दौरे होते हैं, पैनिक डिसऑर्डर, इनके इलाज में भी दी जाती हैं। बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ या जिनको शॉर्ट में बेंजोज कहा जाता है, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए ही दी जाती हैं। लंबे समय तक यूज़ करने के लिए ये दवाइयाँ बनी ही नहीं हैं, प्रिस्क्राइब की ही नहीं जा सकती हैं। बावजूद इसके एल्प्राजोलैम या जिसे एल्प्रेक्स कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन्स में से एक है जो कि फिजिशियंस, डॉक्टर्स काफ़ी कॉमनली नींद की प्रॉब्लम के लिए और कई बार एंग्जाइटी के लिए भी आमतौर पर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। कुछ कॉमन टाइप की जो बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ हैं वो हैं क्लोनाज़ेपैम, डायाज़ेपैम, टेमाज़ेपैम, क्लोरडायाज़ेपोक्साइड, ट्राइज़ोलैम, फ्लूराज़ेपैम, लोराज़ेपैम। बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ हमारे ब्रेन की नर्व एक्टिविटी को स्लो करने का काम करती हैं और ऐसे में ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको रिलैक्स करने में मदद देती हैं। इसीलिए इनको एंग्जाइटी और नींद के लिए दिया जाता है। इसी के साथ बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ हमारे दिमाग में गाबा जो कि गामा एमिनोब्यूटेरिक एसिड होता है उसके लेवल्स को भी बढ़ा देती हैं, जो कि एक ट्रैंक्विलाइज़र के तौर पे काम करता है जिससे कि हमारा स्ट्रेस कम होता है, एंग्जाइटी कम हो जाती है और हम शांत और बड़े रिलैक्स्ड और बड़े काम फील करते हैं। बेंजोडाइज़ेपिन डोपामिन का लेवल भी हमारे दिमाग में बढ़ा देती हैं जो कि रिवॉर्ड, प्लेजर, मोटिवेशन, इसमें काफ़ी यूज़फुल केमिकल होता है। इसकी वजह से दिमाग को आदत हो जाती है कि वो बेंजोडाइज़ेपिन के रेगुलर डोज को एक्सपेक्ट करने लगता है और इसके कुछ ही हफ्तों तक लिए जाने के बाद हमारा दिमाग क्रेव करता है, उसको लत पड़ जाती है बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयों की। और ऐसे में इन दवाइयों को बंद कर पाना भी एक पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, या ये कहें कि अगर वो व्यक्ति जो बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ कई हफ्तों महीनों से ले रहा है, अगर वो उसे छोड़ देगा या उसे नहीं लेगा तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयों के वो भी आने बंद हो जाएंगे और इसी के साथ काफ़ी विड्रॉल रिएक्शंस भी पेशेंट शो कर सकता है। तो पेशेंट को आदत हो जाती है और उसे सोने में दिक्कत आने लगती है और वो तभी सो पाता है जब ये एल्प्रेक्स जैसी दवाइयाँ लेता है, बेंजोडाइज़ेपिन लेता है। साथ ही एंग्जाइटी भी तभी कम होती है जब वो ये दवाइयाँ लेता है। इसके बिना एंग्जाइटी कंट्रोल करना, अच्छी नींद लेना पेशेंट के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। बेंजोडाइज़ेपिन का जो यूज़ है वो कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक के लिए ही प्रिस्क्राइब किया जाता है, पर अक्सर ये देखने में आता है कि बहुत से डॉक्टर महीनों सालों से पेशेंट को ये दवाइयाँ देते रहते हैं और पेशेंट भी इन्हें लेते रहते हैं और उन्हें लत पड़ जाती है और इनसे दूर होना करीब करीब नामुमकिन सा हो जाता है। बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयों से ड्रग डिपेंडेंस होती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है और इसी के साथ बहुत सारे कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं जिसमें कि कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग फंक्शंस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो जाती है। 3 महीने से ज़्यादा के लिए बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ यूज़ करना फ़ायदे का नहीं होता या उसके खतरनाक इफेक्ट्स देखे जाते हैं ऐसे में, या ये कहें कि 3 महीने से कम ही लिया जाए तो ही अच्छा है, मतलब करीब 10 से 12 हफ्ते तक। शॉर्ट टर्म में अगर यूज़ किया जाए तो ही इनका थेरेप्यूटिक यूज़ होता है, मतलब जिस चीज़ के लिए लिया जा रहा है उसका असर शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादा अच्छा देखने में आएगा। पर लंबे टाइम तक लेने का मतलब यही हुआ कि डिपेंडेंसी हो जाएगी, लत पड़ जाएगी। काफ़ी सारे फिजिकल, मेंटल, सोशल रिस्क जुड़े हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स के लॉन्ग टर्म यूज़ से। अक्सर ये देखने में आता है कि जो लोग बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ लेनी छोड़ते हैं उनमें एक विड्रॉल सिम्टम के तौर पे एंग्जाइटी थोड़े टाइम के लिए बढ़ जाती है। तो अचानक से
दवा छोड़ देने से एंजाइटी का बढ़ जाना, जो कि आमतौर पर लोग फेस करते हैं क्योंकि वो झटके से छोड़ देते हैं इस दवा को, एकदम से अचानक से लेना, तो ऐसे में रिकमेंडेड यही होता है कि धीरे धीरे विड्रॉ किया जाए, खासकर कि वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म से इसको यूज कर रहे हैं, नहीं तो इसके बहुत से फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स आते ही हैं। थोड़े से ही लोग हैं जो लॉन्ग टर्म यूज के बाद दवा छोड़ने से ये विड्रॉल सिम्टम्स एक्सपीरियंस नहीं करते, या बहुत कम एक्सपीरियंस करते हैं, या थोड़े दिन के लिए ही एक्सपीरियंस करते हैं। बेंजोडायजेपिन दवाइयों के लॉन्ग टर्म यूज के बाद जो लोग इसे लेना छोड़ते हैं, तो ऐसे में कुछ सिम्टम्स कॉमन तौर पे देखे जाते हैं, जैसे कि इमोशनल क्लाउडिंग, मतलब इमोशंस समझ नहीं आता कौन सी हैं, इमोशंस की वजह से एक इंसान की सोच में बहुत कन्फ्यूजन्स रहती हैं। फ्लू जैसे सिम्टम आते हैं, मतलब थकान रहता है, सर भारी रहता है, शरीर दुखता है। सुसाइडल थॉट बढ़ जाते हैं, नौजिया फील होता है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, आलस आ सकता है, नींद की समस्याएं बढ़ सकती हैं, मेमोरी में इम्पेयरमेंट हो सकता है, पर्सनैलिटी में भी चेंज आ जाता है लोगों के, गुस्सा बढ़ सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, लोगों से मिलने जुलने में इंटरेस्ट कम हो सकता है, और इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में, बिजनेस में भी डिफिकल्टीज आ सकती हैं, जहां लोग पूरे मन से अपना काम नहीं कर पाते और सही डिसीजन नहीं ले पाते। ये कुछ आम तौर पर देखे जाने वाले सिम्टम हैं। और इसी के साथ थोड़े से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें कई सालों तक या कई महीनों तक बेंजोडायजेपिन दवाइयों को यूज करने से भी और उसको छोड़ने के बाद भी कोई बड़े सिम्टम्स नहीं आते या बहुत कम आते हैं। सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो होता है कि जब बेंजोडायजेपिन दवाइयों को लेते हुए अचानक से कोई उन्हें छोड़ दे, और ऐसे में ये दवाइयां बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए प्रोफेशनल सुपरविजन में धीरे धीरे इन दवाइयों को छोड़ना ही बेहतर होता है। लंबे समय तक इन दवाइयों को यूज करने से, जैसा कि बताया कि जो सिम्टम्स आते हैं जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटीज कम हो जाती हैं, मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, और इसी के साथ जब इनका ओवरडोज हो जाए या इन्हें जब दूसरी दवाइयों के साथ लिया जाए, जैसे कि कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ, एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ, तो ऐसे में इनका रिस्क और भी बढ़ जाता है और भी खतरनाक साबित हो जाती हैं बेंजोडायजेपिन दवाइयाँ। जिन लोगों में ड्रग एडिक्शन जैसी हैबिट्स रही हैं, उनमें तो बेंजोडायजेपिन दवाइयाँ बहुत ही खतरनाक साबित होती हैं, क्योंकि वो उनमें बहुत जल्दी एडिक्शन डेवलप कर देती हैं। कुछ ही हफ्तों के यूज के बाद एक पर्सन जिसका कि पहले ड्रग एडिक्शन की हिस्ट्री रही हो, या ड्रग यूज या ओवर यूज की हिस्ट्री रही हो, उसमें फिजिकल डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है, और काफी सारे ये जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं करीब 6 से 8 महीने के बाद ये कम होने लगते हैं जब वह व्यक्ति बेंजोडायजेपिन दवाइयां छोड़ देता है। कुछ लोगों में ये जो इम्प्रूवमेंट है इन सिम्टम्स में 3 से 6 महीने बाद भी देखने में आ जाती है, पर अक्सर लंबा समय लगता है इन बेंजोडायजेपिन दवाइयों को छोड़ने से आने वाले विड्रॉल सिम्टम्स से निजात पाने में। फिजियोलॉजिकल या फिजिकल टॉलरेंस भी डेवलप हो जाती है। वक्त के साथ ज़्यादा दवा लेने से, ज़्यादा खाने से ही एक व्यक्ति के ऊपर असर आते हैं, और बिना खाए इन दवाओं को एक व्यक्ति को नींद नहीं आती और एंजाइटी भी कम नहीं होती। तो डिपेंडेंस और टॉलरेंस की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली देखने में आती हैं, और इसी के साथ और दूसरे कुछ एडवर्स फिजिकल मेंटल इफेक्ट्स भी देखने में आ जाते हैं। सडन डेथ के चांस बढ़ सकते हैं अगर लंबे टाइम तक बेंजोडायजेपिन यूज की जाए। कुछ डॉक्टर्स लंबे टाइम तक इसको यूज करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके फायदे बहुत होते हैं लोगों को, पर कुछ डॉक्टर्स इसके खतरों से अवेयर होते हुए इसको लंबे टाइम तक यूज करने से बचते हैं, और ऐसे डॉक्टर अक्सर दवाओं के अलावा ऑल्टरनेटिव्स अपनाने की तरफ जोर देते हैं। इसलिए इसके ऊपर जो मत हैं, ओपिनियन है कि ये दवाइयाँ कितनी लेनी चाहिए, कब तक लेनी चाहिए, किस किस प्रॉब्लम के लिए लेनी चाहिए, ये डॉक्टर टू डॉक्टर डिपेंड करता है और कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है। कुछ डॉक्टर तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते कि ये दवाइयाँ लॉन्ग टर्म तक यूज की जाएं, तो कुछ डॉक्टर धड़ल्ले से इन दवाइयों को लंबे समय तक यूज करने के लिए पेशेंट्स को अक्सर प्रिस्क्राइब करते रहते हैं। आइए अब कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में आपको बताता हूं जो कि बेंजोडायजेपिन को लॉन्ग टर्म यूज करने से आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निटिव स्टेटस या कॉग्निटिव एबिलिटीज के बारे में। एक जनरल इंपेयरमेंट हो जाती है कॉग्निशन में अगर बेंजोडायजेपिन को लॉन्ग टर्म तक यूज किया जाए। कॉग्निशन मतलब हमारी ओवरऑल थिंकिंग कैपेसिटीज, जैसे अटेंशन स्पैन बनने में कमी आती है, मेमोरी में प्रॉब्लम होती है, साइकोमोटर विजुअल मोटर एबिलिटीज में प्रॉब्लम आती है, मतलब एक व्यक्ति को बैलेंस नहीं बन पाता,
या तो वो बहुत रेस्टलेस हो जाता है या बहुत स्लो हो जाता है। कुछ लोगों के लिए तो ये प्रॉब्लम्स माइनर होती हैं, पर ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इनकी डे टू डे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बहुत बैरियर्स आते हैं। जब बेंजोडाइजेपिन लेना लोग छोड़ देते हैं तो करीब 6 से 8 महीने में उनकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेसिटीज़ हैं वो इम्प्रूव करने लगती हैं। पर कुछ डेफिसिट, कुछ प्रॉब्लम्स परमानेंट हो सकती हैं और इनको 1 से 2 साल भी लग सकते हैं अपने नॉर्मल लेवल पर आने में, जिसके बारे में शायद कई बार लोगों को पता भी नहीं चल पाता और वो बहुत लंबे टाइम तक इनके साइड इफ़ेक्ट्स फेस करते रहते हैं। बूढ़े लोगों में 60-70 से ऊपर की उम्र के लोगों में ये जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है ये तो और भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए कॉग्निटिव डिक्लाइन ना हो ज़्यादा बेटर यही होता है कि अचानक से दवाइयाँ ना छोड़ी जाएं और धीरे धीरे करके ही इन्हें डॉक्टर की गाइडेंस में छोड़ा जाए, जिससे कि विड्रॉल सिम्टम्स कम हो और उनके विड्रॉल सिम्टम्स की ड्यूरेशन भी थोड़ी महसूस हो, उनसे डिस्ट्रेस भी थोड़ा हो। एक स्टडी थी जिसमें बताया गया कि जिन लोगों ने एल्प्राजोलैम दवाई मतलब एल्प्रेक्स 8 हफ्ते तक ली, उनमें कुछ ऐसे थिंकिंग डेफिसिट्स देखे गए जो कि कई हफ्तों तक तो नोटिस में आए ही नहीं। कई महीनों के बाद उनमें ऐसे डेफिसिट देखे गए जो कि उन लोगों में नहीं थे जिन्होंने एल्प्रेक्स दवा नहीं ली थी, मतलब जिन्हें एंजाइटी थी, नींद की प्रॉब्लम भी थी, पर उन्होंने बेंजोडाइजेपिन दवा एल्प्राजोलैम नहीं ली थी। एल्प्राजोलैम लेने वाले लोगों में कई हफ्तों महीनों बाद भी उनके अंदर कॉग्निटिव थिंकिंग कैपेसिटी में कमी देखी गई और 3 से 4 साल के बाद ही ऐसा देखा गया कि उनकी जो मेंटल फंक्शनिंग है वो नॉर्मल पर रिटर्न करी है। तो हम ये देख सकते हैं कि इन दवाइयों से थिंकिंग कैपेसिटीज का नॉर्मल लेवल पर आने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी टाइम तक लोग जो है इन प्रॉब्लम्स से जूझते हैं। अब बात करेंगे नींद पर क्या असर पड़ता है लंबे समय तक अगर बेंजोडाइजेपिन दवाइयाँ यूज़ की जाएं। बहुत बुरा असर पड़ सकता है बेंजोडाइजेपिन डिपेंडेंस का। एक तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि स्लीप एक्चुअल में बड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। साथ ही स्लीप के टाइम पर जो ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एक पर्सन का ब्रीदिंग रेट नॉर्मल नहीं रह जाता जब वो सो रहा होता है। लॉन्ग टर्म में बेंजोडाइजेपिन दवाइयाँ नींद की क्वालिटी को बहुत ख़राब कर देती हैं, क्योंकि एक तो इनकी डिपेंडेंस हो जाती है, बॉडी में टॉलरेंस डेवलप होती है। अगर थोड़ा सा भी डोज पेशेंट कम लेगा तो उसको नींद आएगी ही नहीं, उसको बार बार अपनी डोजेज बढ़ानी पड़ेगी, ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और ऐसे में अक्सर वो व्यक्ति पाएगा कि उसकी नींद अच्छी हो ही नहीं रही है, पर फिर भी वो व्यक्ति बार बार बेंजोडाइजेपिन दवाइयाँ लेता जाएगा इस उम्मीद में कि शायद फिर से नींद आ जाए, शायद आज अच्छी नींद आ जाए, ऐसी उम्मीद में वो लेता रहता है। ये तो देखने में आता है कि बेंजोडाइजेपिन दवाइयाँ लेने से लोगों को एकदम नींद आ जाती है थोड़े ही टाइम में, पर सोने के दौरान उनके शरीर में बहुत कुछ ऐसा चलता है जिससे कि उनके पूरे स्लीप का जो आर्किटेक्चर है, ढांचा है, पूरा जो नेचर है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, जिसमें कि एक तो उनकी ड्यूरेशन जो है स्लीप की वो कम हो जाती है, उनकी जो रेम स्लीप होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, वो डिले हो जाती है और उसकी ड्यूरेशन भी कम हो जाती है। और रेम स्लीप जो है वो बहुत एसेंशियल होती है हमारे कॉग्निटिव और थिंकिंग फंक्शंस को इम्प्रूव करने में। इसी के साथ हमारे स्लीप पैटर्न में जो नॉन रेम स्लीप होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उसकी क्वालिटी और ड्यूरेशन में भी कमी आती है। अल्फा बीटा एक्टिविटी बढ़ जाती है और डेल्टा एक्टिविटी भी रिड्यूस होती है। अल्फा बीटा एक्टिविटी ऐसी वेव्स होती हैं हमारे नींद के टाइम ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट में ऐसी वेव्स आती हैं जिनका बढ़ना इंडिकेट करता है कि एक पर्सन पूरी गहरी नींद में नहीं है, मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं। आम भाषा में कह सकते हैं कि दिमाग जो है वो एक्टिव है सोते हुए भी, क्योंकि अल्फा बीटा एक्टिविटी बढ़ी हुई है। इसी के साथ डेल्टा एक्टिविटी का कम होना मतलब ये है कि स्लो वेव एक्टिविटी जो है ब्रेन की वो कम है, मतलब दिमाग रेस्ट पे नहीं है। इस वजह से नॉन रैम और रैम स्लीप दोनों के फायदे दिमाग नहीं ले पाता और एक व्यक्ति उठने के बाद बहुत फ्रेश फील नहीं कर पाता। नेक्स्ट आते हैं मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ने वाले असर बेंजोडाइजेपिन के लॉन्ग टर्म यूज की वजह से। दिमाग पर बेंजोडाइजेपिन का लॉन्ग टर्म यूज वैसा ही असर डालता है जैसा कि अल्कोहल डालता है, और देखने में आता है
कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, पीटीएसडी, साइकोसिस, मेनिया, स्लीप डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसफंक्शन, डिलीरियम, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, इन सब कंडीशंस में जब पेशेंट्स को बेंजोडाइजेपिन लंबे टाइम तक दी जाती है तो एक जैसा असर अक्सर देखने में आता है। ये नहीं कह सकते कि इन सब मेंटल हेल्थ और न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस में किसी भी टाइप के पेशेंट पर ज्यादा असर आएगा तो किसी पर कम आएगा। हर तरह के पेशेंट पर ये बहुत एडिक्टिव होती हैं दवाइयां। इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि रिसर्च में देखा गया है कि इन सभी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देने में भी रोल होता है बेंजोडाइजेपिन दवाइयों का। ये जो मैंने अभी प्रॉब्लम्स बताई आपको, जैसा कि अल्कोहल के साथ होता है, बेंजोडाइजेपिन भी ब्रेन केमिस्ट्री पर वैसा ही असर डालती हैं जैसा कि अल्कोहल डालता है। मतलब ये सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्राइन के लेवल्स को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से मूड और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स अक्सर पर्सन फेस करता है। इसी के साथ बेंजोडाइजेपिन दवाइयां क्योंकि नींद की क्वालिटी को खराब कर देती हैं, इस वजह से ये इनडायरेक्ट वे में दूसरे साइकेट्रिक सिम्टम्स लाती हैं। क्योंकि नींद अगर अच्छे से नहीं मिलेगी तो एक पर्सन को मूड, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स होंगी, इरिटेबिलिटी होगी, सोमैटिक सिम्टम्स रहेंगे, और किसी पर्सन को अगर साइकोटिक डिसऑर्डर है तो उसमें डिल्यूजन और कुछ दूसरे मूड के सिम्टम्स भी बढ़ सकते हैं। जैसा कि पहले कॉग्निटिव फंक्शंस के मामले में बताया था, इसमें भी यही होता है कि ये जो ज्यादातर जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज क्रिएट करती है बेंजोडाइजेपिन लंबे टाइम तक यूज करने से, इसमें भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कंडीशंस में कमी आती है करीब 6 महीने बाद। 3 से 6 महीने के बाद ज्यादातर पेशेंट्स इन सब कंडीशन से रिकवर करने लगते हैं। मतलब अगर स्लीप खराब हुई होगी, मूड और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स आई होंगी, या कोई भी दूसरे इश्यूज जो उनको आए होंगे, बेंजोडाइजेपिन छोड़ने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर काफी हद तक पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। ऐसा देखने में आता है कि जो लोग लंबे टाइम तक बेंजोडाइजेपिन दवाइयां लेते रहते हैं वो अक्सर डॉक्टर्स को कंसल्ट बहुत करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स उनको आती जाती रहती हैं। ऐसे में वो डॉक्टर्स भी बदलते रहते हैं, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन डिपेंडेंस की वजह से उनमें सिम्टम्स अक्सर बढ़ जाते हैं, जिससे कि पेशेंट डिससेटिस्फाइड रहता है, परेशान रहता है और उसको बार बार डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ता है, इस उम्मीद से कि शायद इस बार डॉक्टर कोई अलग दवा बता देगा जिससे कि उसको अब इंप्रूवमेंट आ जाएगी या उसकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। पर अगर वो बेंजोडाइजेपिन लेता रहेगा तो ये प्रॉब्लम्स उसकी बनी रहती हैं, इनफैक्ट बढ़ भी जाती हैं। अल्कोहल को छोड़ने के बाद रिकवरी में उतना टाइम नहीं लगता जितना कि बेंजोडाइजेपिन की डिपेंडेंस को छोड़ने के बाद टाइम लगता है। मतलब ज्यादा टाइम लग जाता है रिकवर करने में इन विड्रॉल सिम्टम्स से, या जो भी बेंजोडाइजेपिन की जो डिपेंडेंस ने जो मूड और एंजाइटी प्रॉब्लम्स इंक्रीज की हैं उनसे रिकवर करने में ज्यादा टाइम लगता है। जो लोग अल्कोहल ले रहे होते हैं और जब छोड़ देते हैं उसमें वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं और अपनी प्रीवियस पुरानी वाली अच्छी मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को अटेन कर लेते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बेंजोडाइजेपिन डिपेंडेंस और भी गहरे तरीके से दिमाग पर असर डालती है और इससे रिकवर होने में ज्यादा टाइम लगता है। एक स्टडी हुई जिसमें 42 पेशेंट्स जिनको कि साइकोटिक डिसऑर्डर थे, जैसे कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन के सिम्टम थे, उनको अल्प्राजोलैम दी गई। तो ऐसा पाया कि जो लोग लंबे टाइम तक ये दवाइयां ले रहे थे उनमें से 1/3 लोगों में डिप्रेशन डेवलप हो गया, और ना ही सिर्फ डिप्रेशन डेवलप हुआ, उनमें सुसाइड रिस्क भी बढ़ गया, और ओवरऑल भी जो मोर्टेलिटी रिस्क होता है वो इन दवाइयों की वजह से बढ़ जाता है साइकोटिक पेशेंट्स में। 50 पेशेंट्स पर एक स्टडी हुई जिसमें उन लोगों को लिया गया जो कि बेंजोडाइजेपिन के विड्रॉल के लिए डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया रिसर्च में, जो कि कई साल तक बेंजोडाइजेपिन दवाइयां ले चुके थे। इनमें बहुत सारे पेशेंट थे जिनमें काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखी गई, जैसे कि अगोराफोबिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स, जो कि पहले नहीं थे। मतलब दवाइयों को यूज करने से पहले उनमें ये प्रॉब्लम्स थी ही नहीं, पर दवाइयों को छोड़ने के बाद इनमें ये प्रॉब्लम्स ज्यादा देखी गई। धीरे धीरे जब इनको विड्रॉ किया गया दवाइयों से तो ऐसा पाया गया कि ये जो सारे जो मेंटल फिजिकल कंडीशंस थी इनको दूर होने में करीब 1 साल का पीरियड लग गया। इन 50 में से 3 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डायग्नोसिस दे दिया गया था उनके सिम्टम्स की वजह से, जबकि एक्चुअल में उनको क्रोनिक बेंजोडाइजेपिन यूज की वजह से वो लक्षण आ रहे थे। तो मिसडायग्नोज होने की भी ये कंडीशन देखी जाती है। इन 50 में से 10 पेशेंट्स ने काफी इस बेंजोडाइजेपिन दवाइयों का ओवरडोज किया था, और जब उनको धीरे धीरे विड्रॉ कराया गया बेंजोडाइजेपिन दवाइयों से तो 1 साल के बाद भी इनमें से किसी पेशेंट ने ओवरडोज नहीं किया था।
तो इन वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि जो ज्यादातर लोगों में जो इतनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब हुई थी वो इस वजह से हुई थी कि एक तो बेंजोडाइजेपिन की टॉलरेंस हो गई थी, लोग ज्यादा दवाइयां ले रहे थे, ओवरडोज कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने अचानक से इन दवाइयों को छोड़ना चाहा तो उनमें डिप्रेशन और ये दूसरी प्रॉब्लम्स आमतौर पर देखी गई। जबकि जब इन लोगों को धीरे धीरे विड्रॉ कराया गया दवाइयों से तो ये अच्छी कंडीशन में रिकवर करे, भले ही इनको लंबा टाइम लग गया रिकवर करने में, पर इन पे बहुत एडवर्स इफेक्ट, बहुत बुरा इफेक्ट नहीं आया था जो कि एकदम से विड्रॉ करने की वजह से आ सकता था। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि लंबे टाइम तक बेंजोडाइजेपिन लेने से शरीर और दिमाग में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, न्यूरोटॉक्सिसिटी, कुछ टॉक्सिन बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से इनके नॉर्मल मेंटल फंक्शनिंग में बैरियर्स आ जाते हैं और इनमें ये सारे डिप्रेशन, एंजाइटी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोगों में बेंजोडाइजेपिन की वजह से परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस आ सकती है या डीपर्सनलाइजेशन के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। उन लोगों में भी जो स्टेबल डोजेज ले रहे हैं और उन लोगों में भी जो ओवरडोज करते जा रहे हैं। अब बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम पर लॉन्ग टर्म बेंजोडाइजेपिन के यूज का क्या असर पड़ता है। बेंजोडाइजेपिन के क्रोनिक यूज से कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इंसानों पर, चूहों पर, दोनों पर रिसर्च करके देखा गया है कि डायजेपम, क्लोनाजेपम, इनके लॉन्ग टर्म यूज की वजह से लंबे समय तक बने रहने वाले इम्यूनोटॉक्सिक इफेक्ट्स बने रहते हैं। डायजेपम दवाई के सिंगल डोज से भी अगर बहुत हाई डोज लिया जाए और सिंगल डोज भी ले लिया जाए तो इससे हमेशा के लिए कुछ ऐसे इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स बनी रह सकती हैं जिसकी वजह से एक पर्सन को कई सारी दूसरी फिजिकल बीमारियां पकड़ी जा सकती हैं। हालांकि ज्यादातर जो ऐसी स्टडीज हैं वो चूहों पर ही हुई हैं, पर इंसानों में भी काफी सारे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने में आते हैं। अगर डायजेपम का हाई डोज ले लिया जाए तो निमोनिया का रिस्क काफी बढ़ जाता है। गाबा जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, उसके अंदर परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं अगर डायजेपम लंबे टाइम तक यूज की जाए या हाई डोज में यूज की जाए। गाबा में चेंजेस आने की वजह से एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स में और इम्यूनिटी में फर्क आ जाता है और इम्यूनिटी की ताकत कम हो जाती है। अब बात करेंगे सुसाइड और सेल्फ हार्म के बारे में। सुसाइड का रिस्क या सुसाइडल थॉट्स का रिस्क भी बेंजोडाइजेपिन के क्रोनिक यूज से बढ़ जाता है। हालांकि सुसाइड का रिस्क डायरेक्ट तौर पे तो नहीं बढ़ता, पर बेंजोडाइजेपिन के यूज की वजह से जो साइड इफेक्ट्स आते हैं जिससे कि मूड और एंजाइटी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं या बेंजोडाइजेपिन को अचानक से बंद करने से जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उनके कारण सुसाइड का रिस्क बढ़ता हुआ देखा जाता है। इसलिए डॉक्टर्स के लिए जरूरी हो जाता है कि वो इन दवाओं को प्रिस्क्राइब करते टाइम ध्यान रखें कि किन पेशेंट्स में रिस्क हो सकता है सुसाइड का, क्योंकि अगर पहले से ही डिप्रेशन होगा, एंजाइटी भी होगी और डिप्रेशन के साथ साथ उनमें सुसाइडल थॉट्स भी अगर रही होंगी तो चांसेस हैं कि बेंजोडाइजेपिन अगर पेशेंट लंबे टाइम तक यूज करेगा तो उसमें सुसाइड का रिस्क बहुत ज्यादा होगा। खासकर कि जो एडोलेसेंट होते हैं, टीनेजर्स होते हैं और उनमें डिप्रेशन होता है अगर, तो उसमें तो बेंजोडाइजेपिन को लेकर काफी कॉशन रखनी जरूरी होती है। बेंजोडाइजेपिन की डिपेंडेंस की वजह से अक्सर देखने में आता है कि लोग जो है वो सोशली थोड़े से विड्रॉ करने लगते हैं, उनकी सोशल लाइफ खराब हो जाती है जिसकी वजह से उनमें डिप्रेशन बढ़ता है, आइसोलेटेड फील करते हैं, अल्कोहल भी ज्यादा ले सकते हैं, ड्रग्स भी ज्यादा ले सकते हैं और इस वजह से वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनमें सुसाइड का रिस्क बढ़ता जाता है। और ना ही केवल सुसाइड, जबकि मरने का रिस्क भी इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन जब लंबे टाइम तक लिया जाएगा तो उससे कुछ ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे जिससे कि कुछ ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे कि स्लीप एपनिया हो सकता है, बहुत ज्यादा पेशेंट नशे में रह सकता है जिससे कि नर्वस सिस्टम एक्टिविटी बहुत ही सप्रेस हो सकती है, स्लो हो सकती है, पेशेंट अपना ध्यान रखना बंद कर सकता है, बहुत ही आलसी हो सकता है, भूलने की प्रॉब्लम, एमनीजिया आएगा और इसी के साथ डिसइनहिबिशन, मतलब उसमें अपने इमोशंस और खुद पर कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसे रिस्क की वजह से पेशेंट के अंदर सोचने समझने की ताकत नहीं रह जाती और वो सुसाइड भी कर सकते हैं और अचानक से भी उनकी मौत हो सकती है। सेल्फ हार्म करने की टेंडेंसी भी इन वजहों से बढ़ जाती है क्योंकि पेशेंट खुद पर कंट्रोल खो देते हैं और उनको सही गलत की पहचान नहीं रह जाती। सडन डेथ होने के चांस उन लोगों में ही ज्यादा होते हैं जो कि ओवरडोज करते हैं इन दवाइयों का। अब बात करेंगे कैंसर के रिस्क के बारे में।
हालांकि इस पर तो थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती है कि क्या ये बेंजोडाइजेपिन का लंबे टाइम तक यूज करने से कैंसर हो सकता है, पर 1980 और 90 के दशक में कुछ ऐसी स्टडीज हुई थी जिन्होंने बताया था कि ऐसा लिंक होता है। यूएस में एक नेशनल कैंसर स्टडी हुई थी 1982 में, जो कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने कराई थी, जिसमें करीब 11 लाख लोगों को इस रिसर्च में पार्टिसिपेट कराया गया था। उसमें देखा कि जो लोग स्लीपिंग पिल्स ले रहे थे, खासकर कि बेंजोडाइजेपिन्स, उनमें कैंसर का रिस्क बढ़ा हुआ था। 15 अलग अलग स्टडीज में देखा गया, जो कि अलग अलग कैंसर के पेशेंट्स पर की गई थी, जिसमें ब्रेन का कैंसर, लंग्स का, पेट का, ब्रेस्ट का, ब्लैडर का, काफी सारे कैंसर के पेशेंट्स इसमें थे। उसमें देखा गया कि जो लोग बेंजोडाइजेपिन्स का यूज करते थे या कुछ और दूसरे हिप्नोटिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे स्लीपिंग पिल के तौर पे, उनमें मरने के चांस ज्यादा थे, मरने का रिस्क ज्यादा था, जो कि था तो कैंसर की वजह से, पर कहीं ना कहीं कैंसर से मरने वालों की संख्या ज्यादा थी जो लोग बेंजोडाइजेपिन यूज कर रहे थे, जबकि जो लोग नहीं यूज कर रहे थे उनमें कैंसर होते हुए भी मौत का रिस्क कम था। ऐसा हाइपोथेसाइज किया गया है, कई वैज्ञानिकों ने ऐसा अनुमान लगाया है कि बेंजोडाइजेपिन दवाइयां क्योंकि हमारे इम्यून के फंक्शन को कम कर देते हैं, तो ऐसे में वो वायरल इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ा देते हैं, और जिस वजह से कैंसर के होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, या कैंसर के दौरान एक पर्सन की फिजिकल हेल्थ के खराब होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, जिस वजह से मौत हो सकती है। 2017 में एक मेटा एनालिटिक स्टडी हुई थी जिसमें कई सारी स्टडीज को इंक्लूड किया गया था। उसमें देखा गया कि बेंजोडाइजेपिन के लॉन्ग टर्म यूज से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया की बात करेंगे, एक ऐसी सिम्टम कैटेगरी जो कि काफी सिग्निफिकेंट है, और वो है ब्रेन डैमेज। इसके बारे में बात करेंगे। 1980 में एक शोध हुआ जिसमें 55 पेशेंट्स को इंक्लूड किया गया जो कि हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे क्योंकि उन्होंने नॉन मेडिकल यूज किया था कुछ सिडेटिव्स का, मतलब नींद की दवाओं को एब्यूज किया था, मतलब उसको नशे के लिए यूज किया था। तो उनमें पाया गया कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस, मतलब उनके अटेंशन, मेमोरी वाले जो फंक्शंस थे, वो जो परफॉर्मेंस थी वो लोअर थी, कम थी, और इसी के साथ उनकी ओवरऑल थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग एबिलिटी में भी कमी पाई गई उन लोगों के मुकाबले जो कि बेंजोडाइजेपिन या कोई भी सिडेटिव्स नहीं लेते थे। इसी के साथ 1984 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें लॉन्ग टर्म तक बेंजोडाइजेपिन लेने वाले 20 पेशेंट्स को इंक्लूड किया गया और उनके ब्रेन सीटी स्कैन किए गए। कुछ लोगों के स्कैन काफी एबनॉर्मल पाए गए। इसी के साथ 1986 में एक रिसर्च ग्रुप ने ऐसा कंक्लूजन निकाला अपनी रिसर्च में कि अल्कोहल के वजह से, मतलब लंबे टाइम तक अल्कोहल लेने की वजह से जो ब्रेन डैमेज होती है, वैसी ही करीब करीब ब्रेन डैमेज उन लोगों में भी पाई जाती है जो कि बेंजोडाइजेपिन का क्रोनिक यूज कर रहे होते हैं। 1987 में 17 इन पेशेंट लोगों पर रिसर्च हुई जो कि हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे क्योंकि उन्होंने बेंजोडाइजेपिन का बहुत हाई डोज में एब्यूज किया था, उसका ओवरडोज करके उसको यूज किया था। ऐसा देखा गया कि उनके दिमाग में सेरेब्रल एट्रोफी पाई गई, मतलब दिमाग का साइज छोटा हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये जो सेरेब्रल एट्रोफी थी ये डोज डिपेंडेंट थी, मतलब जिन लोगों ने ज्यादा ओवरडोज किया था उनमें दिमाग ज्यादा छोटा पाया गया, जबकि जिन लोगों ने कम ओवरडोज किया था उनमें कम छोटा पाया गया। तो मतलब अगर ज्यादा टाइम तक यूज किया जाए, ज्यादा डोज में अगर यूज किया जाए बेंजोडाइजेपिन, तो दिमाग छोटा हो जाता है बहुत। पर इन्हीं के साथ काफी सारी रिसर्चेज ये भी बताती हैं कि कोई बहुत बड़ा फर्क ब्रेन में नहीं आता बेंजोडाइजेपिन के लॉन्ग टर्म यूज से, बहुत एबनॉर्मेलिटीज नहीं होती, और कई सारे जब हेल्दी कंट्रोल ग्रुप्स के साथ कंपेयर किया जाता है तो कोई मेजर कोई डिफरेंस नहीं देखने में आता। काफी सारी सीटी स्कैन, ईईजी की स्टडीज भी ऐसा बताती हैं कि बहुत बड़ा बदलाव, ब्रेन एबनॉर्मेलिटी नहीं आती। तो काफी कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स हैं, पर फिर भी ये देखा जा सकता है कि ब्रेन डैमेज बेंजोडाइजेपिन के लॉन्ग टर्म यूज से करीब करीब अल्कोहल एब्यूज जैसा ही होता है। फाइनली एक लास्ट रिसर्च बताऊंगा कि 2018 में एक काफी बड़ी एक रिव्यू रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें बेंजोडाइजेपिन के लॉन्ग टर्म यूज को डिमेंशिया के रिस्क से लिंक किया गया। इनफैक्ट इसमें कॉजेटिव रोल भी एक्सपेक्ट किया गया, मतलब चांस है कि जो लोग लंबे टाइम तक बेंजोडाइजेपिन लेते रहेंगे उनमें बुढ़ापे में 70-80 की उम्र में डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है।
इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, आपको कुछ इसमें इनसाइट्स, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।